अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और अहम ख़बर यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने। बड़ी अहम डेवलपमेंट है और फौरी तौर पर फॉलो अप हुआ है उस मीटिंग का जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान 2 दिन पहले हुई है, और जिसके बाद से पाकिस्तान और पूरी दुनिया में अहम तज्ज़िये किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज की अहम ख़बर, और आज की अहम ख़बर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया है ईरान की दरख्वास्त पर। इस वक्त वो इजलास जारी है और उसमें जो सबसे अहम बात है, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ईरान और इसराइल से फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा करता हूँ और सलामती कौंसिल से आज अमन का वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए। तनाज़े बढ़ गया तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा, और बहुत अहम बात उन्होंने की है। और इसके साथ पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान ने मुसलसल एक बहुत क्लियर और वाज़ेह पोजीशन ली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सामने, और SCO जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ईरान के हक़ में पाकिस्तान मुसलसल सफारतकारी कर रहा है और दोस्त और हमसाया मुल्क होने का हक़ अदा कर रहा है। और पाकिस्तान ने आज भी कहा है इस मीटिंग में जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की हो रही है कि इसराइल ईरान तनाज़े का सियासी हल निकालना चाहिए और ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले फौरी रोके जाएं और सफारतकारी को एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि पूरी दुनिया ये कह रही है सफारतकारी को मौका दिया जाए, और अमेरिका ने भी 2 हफ्ते के लिए ईरान पर हमले का प्रोग्राम बंद कर दिया है, मंसूबा अभी उसको शेल्फ कर दिया है। और यही हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी, जिसमें ट्रंप आज से मुलाकात के फ़ौरन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अमेरिका का ईरान पर हमला 15 दिन के लिए हमने मुलतवी किया है। और उस मीटिंग में ईरान के बारे में बात हुई काफ़ी तफसील से, जिसका जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया कि पाकिस्तान ईरान के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानता है, और तो पाकिस्तान ने डेफिनेटली ईरान का केस वहाँ पे पेश किया है। और इसीलिए ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है बहुत अरसे बाद अमेरिका की वजारत ख़ारजा के एक आम अफसर से, और लगता है कि पाकिस्तान की जो एफ़र्ट्स इस पे हैं वो रंग लाएंगी। और इसकी वजह से इंडिया में क्या मातम हो रहा है और कुछ पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं वो इंडिया की ज़ुबान क्यों बोल रहे हैं, इस पर बात करेंगे। रज़ा रूमी साहब माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, और इफ्तिखार फिरदौस साहब जो एडिटर हैं खुरासान डायरी के। हॉट इशू होगा अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों के पीछे कौन, इस वक्त जब दुनिया पूरी पाकिस्तान को इज्जत दे रही है और पाकिस्तान को इंडिया से ज़्यादा अहमियत मिल रही है। पाकिस्तान ने मिलिटरीली उसको शिकस्त दी है, जिससे इंडिया की वो धाक जो दुनिया में बिठाता रहता था अपने आइटम सॉन्ग्स के ज़रिए, वो जब सही किस्म की जंग हुई है तो अब पता चला कि पाकिस्तान भी कोई चीज़ है। तो क्या क्यों कर रहे हैं मुजाहिरे वो पाकिस्तानी, इस पे बात करेंगे। तनवीर अहमद साहब जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, अमेरिका में रहते हैं, काफ़ी सख्त बातें उन्होंने की हैं, कुछ मोबाइल चोरों के बारे में और कुछ उन पाकिस्तानियों के बारे में जिनके DNA के बारे में उन्होंने कुछ अजीब सी बात की है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा मगरबी मीडिया फिर नेतन्याहू का गुलाम, क्या अमेरिका और अमेरिकी मीडिया वही गलती फिर दोहराने जा रहा है ईरान के केस में। उसने आज से 23 साल पहले इराक के केस में दोहराई थी। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको याद करवाऊंगा, ये सारा कुछ अपने एडिटोरियल में। वक्त हुआ अब हमारी आज की टॉप स्टोरी का, और टॉप स्टोरी है ट्रंप आज से मुलाकात, अमेरिका का ईरान पर हमला 15 दिन के लिए मुलतवी। और पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त ये बात कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान जो मुलाकात हुई है और उसमें जो इश्यूज डिस्कस हुए हैं। हमने देखा है दी इकोनॉमिस्ट की एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी आई है, BBC ने इस पर तबसरा किया है, CNN ने किया है, अल जज़ीरा ने किया, और पूरी दुनिया का मीडिया इस पर इस वक्त, क्योंकि फोकस ईरान इसराइल जंग है और उस दौरान मुलाकात का होना पाकिस्तान ईरान का हमसाया है, और इसके क्या असरात होंगे खित्ते पे, खित्ते की सियासत पे, इंडिया में इससे क्या असरात हो रहे हैं, और कुछ पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं उन पे इसके क्या असरात हैं। हमें ज्वाइन किया रज़ा रूमी साहब ने, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के और तज्ज़ियाकार हैं, और इफ्तिखार फिरदौस साहब जो तज्ज़ियाकार हैं और एडिटर हैं खुरासान डायरी के। और खुरासान जो है एक ऐसा खित्ता है जिसमें ईरान का भी काफ़ी सारा हिस्सा आता था और अफ़गानिस्तान का भी। ये दोनों ममालिक बहुत अहम हैं जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। रज़ा साहब आपसे बात का आगाज़ कर लेता हूँ, आप मुझे ये बताइएगा, अमेरिका के अमूर पे काफ़ी आपको दस्तरस हासिल है, ये बताइएगा ये हुआ क्या है, इतनी अहम मुलाकात, और इसको काफ़ी सीक्रेट रखा गया पाकिस्तान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, और प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह
इतनी इज्जत कम लोगों को देते हैं। हमने देखा पिछले दिनों जो भी जिस भी मुल्क के सरबराह से मिले वो बहुत ज़्यादा कर्टियस नहीं थे, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बारी वो काफ़ी कर्टियस थे। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे लिए एजाज़ है कि मैं इस शख्स से मिला हूँ जिसका बहुत अहम रोल है पाक भारत जंग रुकवाने में। तो कैसा समझते हैं आप ये सारे जेस्चर जो हैं, ये डिप्लोमेटिक हैं या इनके पीछे कुछ डेप्थ भी है? शुक्रिया अफसार साहब, बिल्कुल डिप्लोमेटिक भी हैं और डेप्थ भी है। देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ जो सदर ट्रंप का लंच है, जो कि पहले शायद 1 घंटे के लिए, शायद 45 मिनट के लिए, और वो बढ़कर 2 घंटे हो गया, उससे यही साबित होता है कि एक तो अमेरिका को इस चीज़ का इदराक है कि पाकिस्तान इस खित्ते की, जनूबी और मगरबी एशिया की एक अहम न्यूक्लियर पावर है। और ये पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ा इमेज बूस्ट है कि पाकिस्तान वापस जो है अमेरिकी, जिसे कहना चाहिए इनसाइड सर्कल या जो पॉलिसी टेबल है, उसके ऊपर पाकिस्तान को कंसल्ट किया जा रहा है। अभी अमेरिका ने कोई हमला तो नहीं किया, ना ही अपनी जो हिकमत अमली है उसको वाजे किया है, अभी तो इशारे हैं और वो भी मिले जुले इशारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी विन है पाकिस्तान के लिए। अब रही बात कि ये कैसे हुआ, इसके पीछे सॉरी टू इंटरप्ट यू रजा, लेकिन मिले जुले इशारे तो नहीं थे। अब कनाडा से, कैलगरी से प्रेसिडेंट ट्रंप G7 की मीटिंग अधूरी छोड़ के आए और कहा कि समथिंग इज नीडेड टू बी डन, और फिर वापस आके उन्होंने कहा कि अगले 24 से 48 घंटे में बंकर बस्टर या इवन न्यूक्लियर अटैक भी ईरान पे हो सकता है। तो इशारे तो बहुत वाजे थे, लेकिन इस मीटिंग के बाद उन्होंने ये भी कहा, ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए, कि पाकिस्तान ईरान के बारे में हमसे बेहतर जानता है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो ऐसा उस मीटिंग में आसिम मुनीर साहब ने उनको बताया है, उनको ब्रीफ किया है, जिससे ट्रंप सेकंड थॉट्स दे रहा है ईरान पे हमला करने को। जी बिल्कुल अफसार साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इशारों की बात इसलिए कर रहा था कि देखिए, सदर ट्रंप जो है वो अभी एक अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार है। उनकी जो पॉपुलर सपोर्ट बेस है वो कहती है कि आप इस जंग में मत जाएं, आपने हमसे वोट लिए अमेरिका को जंगों से बाहर निकालने के लिए, और आप दोबारा वही काम कर रहे हैं जो पहले ओबामा, बाइडन, क्लिंटन और लोग कर चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है और जो वहां पर उनका जो जोर है, जो कि नियो कॉन जिसे कहा जाता है तबका, वो भी इंतजामिया का और परमानेंट स्टेट का हिस्सा है, वो उनको कह रहा है कि जी आप इसको, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है, दुनिया के लिए खतरा है, इसराइल की खतरा है, इसराइल की लॉबी बड़ी मजबूत है वहां पे। तो अब ये दोनों जगह पे यही वजह है कि उन्होंने इस मीटिंग के बाद, जनरल आसिम मुनीर के साथ जब मीटिंग हुई तो कुछ ही घंटों के बाद ये बयान सामने आ गया कि अब 2 हफ्ते के लिए अमेरिका हमला नहीं करेगा। वल्लाह आलम के ये डिसेप्शन है या सच है, लेकिन ये रीथिंक जरूर एक मौका दिया जा रहा है सिफारतकारी को भी। और यकीनन इस मीटिंग में मिडल ईस्ट और ईरान की डिस्कशन भी हुई होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, जो कि ईरान को अच्छी तरह से जानते हैं, उस जमाने से जब वो MI के चीफ भी थे, उन्होंने अपनी जो नॉलेज है उसको भी शेयर किया होगा। और खुद अमेरिका ने जो 20 साल अफगानिस्तान में इतना बड़ा डिजास्टर किया अपने साथ भी और इस खित्ते के साथ भी, वो भी यकीनन उसकी याद दहानी करवाई गई होगी। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत से उमूर हैं अफसार साहब जो ज़ेरे बहस आए होंगे, और मैं उनका मुख्तसरन ये कह देता हूँ, 2-3 को गिनवा देता हूँ। एक तो इंसदादे दहशत गर्दी का जो कि एक अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर ने, मेरा ख्याल में वो सबको पता है, वो पता है सबको। मैं उससे आपका तजिया लूंगा, लेकिन मुझे इफ्तिखार फिरदौस साहब को ज़रा मैं उनसे एक क्वेश्चन कर लूँ। इफ्तिखार साहब ये बताइएगा, अभी रज़ा रूमी साहब ने फरमाया कि डिप्लोमेसी को एक चांस दिया गया है, और इसमें मैं जो तजिया है वो लोगों का ये है कि एक तो ये है कि जनरल आसिम मुनीर ने एक ब्रीफ ज़रूर किया है ईरान के साथ, अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो उससे खित्ते में क्या अदम तवाज़ुन होगा और अमेरिका को कितना नुकसान हो सकता है, बॉडी बैग्स कितने जा सकते हैं, और अरब ममालिक और मुसलमान ममालिक का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन साथ ही रूस और चीन की तरफ से भी एक वाज़ेह मैसेज आया है। क्या आपके ख्याल में बेटर सेंस विल प्रिवेल मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त खित्ते में, और अमेरिका हमला नहीं करेगा फौरी तौर पे? अफसार साहब, अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल में गालिबन हम नवंबर-दिसंबर में ये बात कर रहे थे, और मैंने आपको कहा था कि पहले पाकिस्तान को जो है वो अफगानिस्तान के लेंस से वो देखा जाता था,
और अब जो है वो पाकिस्तान को ईरान के लेंस से जो है वो देखा जाएगा। और वही बात जो है अब हम जून इसके ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। जो आपने बात की, ये तो उसका एक एग्जीक्यूशन पार्ट है जो नजर आ रहा है कि जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा। द एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि एक तो जो एजेंडा है रेजीम चेंज के हवाले से ईरान में, वो विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो नहीं हो सकता। तो जो आप चाइना और रशिया की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली बूट्स ऑन ग्राउंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तक वन ऑन वन चलेगा इसराइल और ईरान के दरमियान में, इस पे कोई बड़ा रिएक्शन जो है वो इमीडिएट फ्रेंड्स नेबरहुड्स में नहीं आएगा, क्योंकि ये समझने की जरूरत है बैकग्राउंड में कि ईरान के दो स्ट्रेटेजिक एमओयूज हैं या सिग्नेचर्स हैं दो कंट्रीज के साथ। एक रशिया के साथ जो 25 ईयर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, और एक चाइना के साथ है जो 20 ईयर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है। और अगर आप उन एग्रीमेंट्स को देख लें तो उसमें क्लियर है कि फॉरेन इंटरवेंशन जब तक बाय बूट्स जो है वो नहीं होगी ऑन ग्राउंड, तब तक जो है ये ममालिक जो है वो साइलेंट रहेंगे, लेकिन उसके बाद साइलेंट नहीं रहेंगे। दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। दूसरी जो बात है, जो डिप्लोमेसी की बात है और ईरान के हवाले से है, मेरे ख्याल में खित्ते के अंदर अगर वो रशिया है, चाइना है या दीगर ममालिक हैं, सबको ये पता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो शायद डेट्रीमेंटल हो, नुकसानदेह हो बाकी सब ममालिक के लिए भी। तो इसके ऊपर जो मेरा जाती ख्याल ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की थी कि उन्होंने मेरे साथ जो है एग्रीमेंट की थी, मेरे ख्याल में ये बात ज़रा बहस आएगी। लेकिन जहां तक न्यूक्लियर डेटरेंस का ताल्लुक है, अलग चैप्टर है। लेकिन एक बात इसमें जरूरी मैं समझता हूँ बोलना, ये जो आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी किसके हवाले से? इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर किसी किस्म की फर्दर एस्केलेशन दूसरे ममालिक से होगी, वो अरब ममालिक का है, उसमें गल्फ कंट्रीज और अरब कंट्रीज। क्योंकि फॉरवर्ड बेसिस जो अमेरिका के हैं जो अटैक के लिए इस्तेमाल होंगे, वो 12 के 12 जो है वो ओमान, गल्फ में और जो है सऊदी अरेबिया में है। और वो जब ये इंटरसेप्टर जो जा रहे हैं गजा के ऊपर से, तो ये तकरीबन 5-6 बैरियर से जाते हैं। उसमें अमेरिका बेड़ा है, फिर जॉर्डन है, फिर गल्फ कंट्रीज हैं जो उनको मारते हैं, और वो 3-4 ही जो है मुश्किल से जो है वो इसराइल तक पहुंचते हैं। लेकिन इस तरफ अगर अटैक किया जाए गल्फ की तरफ, तो ये डायरेक्ट रेंज में आते हैं, तो नुकसान बहुत होगा। अच्छा रजा साहब ये बताइएगा, अभी जो आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फ़ोन किया है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने, और ज़ोर दिया है कि पाक भारत आपस में मुज़ाकरात शुरू करें, और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बात की, ज़ाहिर ईरान उसमें है। तो ये तो हम देख रहे हैं चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, अभी भी फील्ड मार्शल तो अमेरिका में ही हैं, लेकिन फॉलो अप शुरू हो गया है। तो आपके ख्याल में इंडिया का जो मिजाज है इस वक्त, और नरेंद्र मोदी जितने गुस्से में हैं इस वजह से कि पाकिस्तान की तो बड़ी बल्ले बल्ले, अल्लाह का शुक्र है, टच वुड, कोई हमारे साथ मसला ही ना हो जाए, हम तो डरे हुए इतने, और इंडिया जो है अंदर से बहुत उनको क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। कैसे देखते हैं आपको इस ये जो राब्ता हुआ है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से? जी बिल्कुल, देखिए मार्को रूबियो ने तो मई में जब जंग बंदी हुई थी तो सबसे पहले उनका जो बयान था वो बड़ा वाज़ेह था। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जी इनके मुज़ाकरात होने चाहिए और होंगे और हम करवाएंगे। और यकीनन ये मामला भी ज़ेरे बहस आया होगा अबसार साहब। ये जो लंचन मीटिंग हुई है, आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 15 बार इस चीज़ का तस्करा किया है कि उन्होंने जंग बंदी करवाई है, और ये कि वो बातचीत चाहते हैं। वो कश्मीर का भी कोई 7-8 बार जिक्र किया है। इसी वजह से तो हिंदुस्तान में एक मातम का सा समा है, मातम कना। अखबारात की हेडलाइंस देख लीजिए, टीवी शोज़ देख लीजिए, सियासतदानों के बयानात देख लीजिए, वहाँ तो इस कदर अफसरदगी छाई हुई है कि जी उनका ये ख्याल था कि शायद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से बिल्कुल ही नाता तोड़ लेगा, बल्कि उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। तो बात यह है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है इस खिते में और दुनिया भर में, देखिए ट्रंप ने 2 बार ये भी कहा है, उसने कहा है कि जी अगर इनके दरमियान न्यूक्लियर जंग होती है तो वो सिर्फ इनका मामला नहीं है, हम भी मुतासिर होंगे, दुनिया पूरी मुतासिर होगी। इसलिए ये पाकिस्तान में और साउथ एशिया में न्यूक्लियर सिक्योरिटी अमेरिका का एक परमानेंट इंटरेस्ट है, वेस्ट का भी। और यही वजह है कि वो ये जो मार्को रूबियो और शहबाज शरीफ साहब की कॉल है वहां पे आई है। लेकिन यकीनन ईरान में जो कुछ होने जा रहा है, और जो कुछ ऑलरेडी तो बहुत कुछ हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो और कुछ मजीद होना है उसमें कम से कम ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की उसमें क्या रोल होगा।
पाकिस्तान पे उसके असरात आएंगे, ये एक अलग बहस है। और मैं समझता हूं कि अभी हमें कबल इस वक्त उसके ऊपर कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए जब तक ये वाजे ना हो कि क्या अमेरिका वाकई ही में डायरेक्टली इंटरवीन करेगा और बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा, या वो इजराइल के जरिए ही अपनी प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा। जी ठीक है। इफ्तिखार, ये बताइएगा कि जो आप जाहिर है आपने बलोचिस्तान और केपी पे बहुत काम किया है, दहशत गर्दी वहाँ पे एक मसला है पाकिस्तान के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज है, और मेरी इतलात के मुताबिक तो बलोचिस्तान को अलहदा करने की एक पूरी मुनज़्ज़म एक प्लान है जिस पर अभी भी अमल हो रहा है। तो ये जो मोसाद का नेटवर्क पकड़ा गया है ईरान के अंदर, और जिसने पूरी वहाँ की मिलिट्री क़यादत को उड़ा दिया है, साइंसदानों को उड़ा दिया है, उस पर हम सुन रहे हैं कि रॉ के एजेंट्स भी शामिल थे और रॉ का भी हाथ है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग इसराइलियों के साथ करने में। आपके ख्याल में अब पाकिस्तान को कोई मौका बेहतर मिला है बलूचिस्तान में, इस जो एक जंग जारी है, दहशत गर्दी जारी है, उसको कंट्रोल करने की, लेकिन या आप समझते हैं कि ये बढ़ेगा भी? अबसार साहब, दो चीजें मीटिंग के हवाले से मैं बताता चलूं, क्योंकि आपका सवाल जो है उसी से रिलेटेड है कि इसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या होगी। मेरी एक आला जो है अमेरिकी ऑफिशियल से जो है वो बात हुई, जिनके पास इस मीटिंग का डायरेक्टली जो है उनको पता था कि इसके ऊपर जो है वो क्या बातें जो है वो उसमें हुई हैं। और उन्होंने सबसे पहले तो एक बात की कि ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वेटेज वाले अलायंसेस को देख रहे हैं, वो पॉपुलर अलायंसेस को नहीं देख रहे थे, और उनका इशारा जो था पॉपुलर अलायंस से जो है वो इंडिया की तरफ था। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। दूसरा, उन्होंने जो है इस बात का जो है वो कहा, इस बात को जरा दोबारा आप आसान अल्फाज में समझा देंगे, ये बड़ी अहम बात है। कि ट्रंप जो है वो नए अलायंसेस जो बना रहे हैं वो वेट वजन के मुताबिक कि किन मुल्कों का वजन ज्यादा है बनिस्बत ये कि वो मशहूर ममालिक, तो वेटेज के लिहाज से आप वजन अमेरिका, वजन इंडिया का ज्यादा है या पाकिस्तान का? देखिए, मिलिट्री माइट जो होती है, आगे जो जितनी भी सिनारियो बन के आ रहा है वो सारा मिलिट्री माइट का है। ठीक। अब मुस्लिम ममालिक के अंदर दो ऐसी, पाकिस्तान का पलड़ा तो भारी हुआ, दैट इज ऑब्वियसली, और मेरे ख्याल में जो इंडिया ने अटैक किया था उसने मजीद उसमें वेटेज जो है वो डाल ली है। और बहुत सारे ऊपर जो है वो बात करते हैं, लेकिन जो आपने बलूचिस्तान के हवाले से बात की, एक डॉसियर है जो यूएन में जाने वाला, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर अगर लार्ज स्केल ऑपरेशन भी होना है या बलूच जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है उनके खिलाफ जो है अगर एक्शन जो है वो लेना है, तो उसमें दो चीजें जो है वो चाहिए होंगी। एक तो ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं बहुत सारे जो इनके बड़े लीडरशिप हैं, तो उसके हवाले से आपको यूएन है वो पास कराना पड़ेगा डॉसियर, जिसमें आपको इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इस मीटिंग से एक बात जो है वो साबित होगी कि इन ग्रुप्स के खिलाफ आप जो है वो घेरा जो है होने वाला है, क्योंकि अब उसमें जो फॉरेन इंटेलिजेंस की जो सिर्फ बातें होती थी वो अब बातें नहीं रही, वो खुल के सामने आ गई हैं। और वो सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस नहीं है अंसार साहब, वो जो टेररिस्ट एंटिटीज हैं, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, अंसार साहब, ये जो इस्लामिक स्टेट, टीटीपी और ये सारे हैं, इनके साथ भी इनके लिंकेजेस आगे हैं, वो सब उस डॉसियर का ऐसा, यू विल वेरी सून सी कि यूएन से ये जो है वो पास होने वाला है। सेकंड पार्ट है कि कश्मीर के ऊपर जो अभी इंडिया को एक्चुअल तकलीफ होने वाली है वो ये है कि जब ये डायलॉग खुलेगा, बिकॉज उन्होंने तो कह दिया था साहब कि हम बात नहीं करेंगे, और फिर ये इस बात पे जो है अभी सीज फायर मानने से, आपने उनकी फॉरेन सेक्रेटरी की जो है वो वीडियो स्टेटमेंट जो है वो देखी, जिसमें उन्होंने दोबारा वही बातें दोहराई और ऐसा लगा जैसे उनको बैक कर रहा था, विच इज क्लियरली एन अटेम्प्ट टू सैबोटेज द एंटायर प्रोसेस। लेकिन असल तकलीफ जो होने वाली है और जो असल प्रॉब्लम बनेगी इंडिया के लिए वो अभी बाकी है, जब कश्मीर के ऊपर जो है एक्चुअल टेबल पर इंडिया को फोर्स करके बिठाया जाएगा। ठीक है। रज़ा रूमी साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि अगर मार्को रूबियो का रब्ता हुआ है, बात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, तो उन्होंने ज़ाहिर है इंडिया में भी किसी न किसी से बात की होगी या कर लेंगे थोड़ी देर में। तो जो इफ्तिखार साहब फरमा रहे हैं कि कश्मीर का मसला भी टेबल पे आएगा, इस पे ज़रा थोड़ा सा मुझे बता दें कि क्या आप ऐसे ही तवक्को करते हैं? और सवाल मेरा ये है कि जो कुछ हुआ है ईरान के साथ, मैं मिलिट्री टॉप कमांड की एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं उनके साइंसदानों के कत्ल की बात कर रहा हूँ, जो उनका इंटेलिजेंस फेलियर है, जिस तरह जासूस उनके घुस गए सिस्टम में, तो उसमें रॉ का नाम भी आ रहा है। क्या ईरान कोई सबक सीखेगा? क्योंकि ईरान ने तो पाकिस्तान का साथ नहीं दिया,
पाकिस्तान उसका साथ मुसलसल दे रहा है, सियासत में भी और सफारतकारी में भी। क्या ईरान कोई सबक हासिल करेगा आइंदा से, हमारी पीठ पे छुरा घोंपेगा या दोस्त बनेगा? अफसार साहब, सबसे पहले तो यह कि अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात हो पाए, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में ये मुमकिन है, क्योंकि हिंदुस्तान का रवैया इस वक्त इंतहाई गैर लचकदार है। कोई बैक चैनल पर अगर कुछ हो जाए तो वो हो जाए। रही बात ईरान की, तो ये जो होशरुबा किस्म का नेटवर्क मोसाद ने बिल्ड किया हुआ है, बल्कि ये देखिए वो मौजूद है अफसार साहब। ये जो धमकियां हैं ना खामनाई को मारने की, एलिमिनेट करने की, वो इसी वजह से कि एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क अभी भी मौजूद है एज वी स्पीक। और खुदा करे कि ईरान को भी कुछ होश आए कि जिस मुल्क पर पूरा तकिया किया, चाबहार का वो जो है पोर्ट बनाया मिल के हिंदुस्तान के साथ, और मुख्तलिफ औकात के ऊपर जो हमने देखा पिछले साल तो बाकायदा मिसाइल मारे थे उन्होंने, लेकिन कड़े वक्त में तो आपने देखा कि इंडियन मीडिया क्या कह रहा था, इंडिया के लोग कहते कि जी ये तो बड़ा अच्छा हुआ, हम तो इसराइल के साथ हैं। वहाँ की जो बीजेपी की और हार्ड लाइन सपोर्ट है वो तो पूरा इसराइल के पीछे लगे हुए हैं इस वक्त, उनकी ईरान से कोई हमदर्दी नहीं है, लिप सर्विस दे रही है हुकूमत। लेकिन ये सबक मिलना चाहिए ईरान को भी। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भी ये बात, ये खुदा करे कि ये मामला टल जाए, कोई सफारतकारी हो जाए, मजीद खून खराबा ना हो, और अल्लाह करे, हमारी दुआएं हम ईरानी लोगों के साथ हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक लम्हा फिक्रिया होगा उनके लिए भी, और भी लोगों के लिए जो हिंदुस्तान पर तकिया करते हैं। जी, लम्हा फिक्रिया। बहुत शुक्रिया रज़ा उर्मी साहब। रलिया है ईरान के लिए कि उस वक्त इंडिया के साथ मुआहदे किए जब पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा था, चाबहार का उनको कंट्रोल दिया इंडिया को, हमारे गवादर पोर्ट के मुखालिफ। लेकिन आज इंडिया ने ना उन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको सपोर्ट किया, ना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के फोरम पे उनको सपोर्ट किया, और ना ही किसी और जगह उनको सपोर्ट किया, बल्कि उनकी मुखालफत में इसराइल के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान साथ है। उम्मीद है ईरान इस बात को याद रखेगा और ब्रदर मुल्क की तरह हमारे साथ बिहेव करेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त हुआ हमारा आज के हॉट इशू का, और हॉट इशू ये है कि अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों के पीछे कौन, क्योंकि देख रहे हैं हम कि इंडिया में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे से, और पाकिस्तान को पाक भारत जंग में फ़तह के बाद जो पूरी दुनिया में इज़्ज़त मिली है, और जिस तरह पाकिस्तान को हर जगह अच्छा इस्तकबाल हुआ, हमारी दोस्ती, हमारी सफारतकारी और हमारा पुरअमन मुल्क होने का एक पूरी दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया है, उसकी वजह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को काफ़ी मसाइल हैं, और वो उन मसाइल का शिकार अंदरूनी मुल्क भी हो चुके हैं और बैरून मुल्क भी। आपने देखा उनकी ट्रंप से मुलाकात नहीं हो सकी जब वो G7 कंट्रीज़ में गए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तो वाइट हाउस के दौरे पर बुलाया, लेकिन मोदी को वहाँ नहीं बुलाया और ना ही वो जा सके। क्या है इसके पीछे? और कुछ पाकिस्तानी और कुछ यूट्यूबर्स और कुछ सियासी जमातों के कुछ लोग इस वक्त जब पाकिस्तान और भारत जंग जारी थी उस वक्त भी, और उसके बाद जब पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत मिल रही है, तो वो क्यों प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ पेड प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तनवीर अहमद साहब, जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, अमेरिका से उनका ताल्लुक है, वहीं से हम ज्वाइन करें। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यू वेलकम। पहले तो ये बताइएगा कि आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तानियों से खिताब किया वाशिंगटन DC में, आप वहाँ मौजूद थे। आप थोड़ा सा हमें मुख्तसरन ज़रा बताइएगा कि वो खिताब जो था उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, और लोग जो वहाँ पे थे उनका रद्द-ए-अमल या अमल कैसा था, जो अटेंडेंस में जो लोग बैठे थे, और कौन लोग थे वो? देखिए, जो सारा मोस्टली जो था ना, वो DC से लोग आए हुए थे। काफ़ी सारे लोग कैलिफोर्निया, टेक्सास, इलिनॉय और न्यूयॉर्क से भी आए हुए थे। तो अगर देखा जाए तो पूरे अमेरिका से ना तकरीबन 300 के ऊपर लोग थे जो आए हुए थे। जैसा कि पूरे का पूरा इवेंट जो था ना, वो पहले एम्बेसी में होना था, लेकिन ज़्यादा लोग आने की वजह से ना फिर हमें वो होटल में शिफ्ट करना पड़ा। जैसे कि
आपने जिक्र किया कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, बॉडी लैंग्वेज जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बड़ी कॉन्फिडेंट थी, उनके एक चेहरे पे एक रौनक थी कि किस तरीके से उन्होंने ना एक लीड लेके पाकिस्तान की एक जो आइडेंटिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता खो रही थी बिकॉज ऑफ द इंडियन मीडिया और इंडियन डोमिनेंस, वो किस तरीके से वो वापस लेके आए। इस इन्हीं चीज़ों पे उन्होंने वो फोकस किया, और जो हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा था उन्होंने उसको बड़ा दिल से वेलकम किया, बड़े नारे लगाए उनको। इतना मेरा नहीं ख्याल कि पहले वार्म वेलकम जो था ना उनको मिला था, जैसे कि वो 2023 में भी अमेरिका आ चुके हैं, बट दिस टाइम वाज completely different when he came to the hotel. He was welcomed with a lot of warm welcome. तो मेरे लिए ये एक खुशाइन बात थी कि किस तरीके से एक पाकिस्तान का लीडर जिसने इतनी हिम्मत जुर्रत दिखा के एक इंडिया को एक मुंह तोड़ जवाब दिया और आए हैं इधर, और किस तरीके से हमने उनका वेलकम किया। और इसके साथ जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पाकिस्तान अब उस कंडीशन पे आ गया, उस पोजीशन पे आ गया कि हम किसी के साथ भी अब बराबरी के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। अब वो सिचुएशन नहीं रही जो आज से कोई 10-15 साल पहले की थी कि जी जो भी कोई प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट आता था, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हमारा उधर जा रहा है, चाहे कोई अपना आर्मी चीफ जा रहे हैं, तो उनको यही एक हुक्म मिलता था कि जी आप कुछ ज्यादा करें, डू मोर डू मोर। बट आई थिंक दिस टाइम द सिचुएशन इज completely different where we are sitting equally and we can definitely put our demands अच्छा forward. तनवीर साहब, मैं देखिए मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, आप अमेरिका में रहते हैं, आप पाकिस्तान आते जाते भी रहते हैं। मैं सवाल जो पूछने लगा हूँ उसको माइंड ना कीजिएगा। मैं आपके ज़ाती उस पर नहीं ये बात करना ज़ाती आपके ख़िलाफ़ नहीं है ये सवाल, लेकिन मुझे एक तकलीफ़ है कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। मैंने देखा कि इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो ईरान की अवाम के अंदर नज़रियाती इख्तलाफात हैं। एक तरफ मुल्ला है जिसकी हुकूमत है, मजहबी हुकूमत, शिद्दत पसंदों की हुकूमत है, जुल्म भी करते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी करते हैं। दूसरी तरफ बिल्कुल लिबरल और मिडल ऑफ द रोड लोग हैं जिनके सारे हकूक, औरतों के हकूक नहीं हैं, उनके हकूक नहीं हैं, जुल्म भी बहुत हुआ। लेकिन इसराइल के हमला करते ही वो सारे जुड़ गए साथ अपनी हुकूमत के, मजहबी शिद्दत पसंद हुकूमत के साथ। लिबरल भी खड़े हो गए जाके कि ये हमारी कौम का मसला है, ये हमारे मुल्क का मसला है, हम इसराइल से लड़ लें, आपस के इख्तलाफात बाद में तय कर लेंगे। ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो कुछ हैं ये कौन सा पानी पीते, कौन सा नमक खाते हैं वहाँ पे कि इस वक्त पाक भारत जंग के दौरान भी उनकी हमदर्दियाँ, उनकी ज़ुबान वही है जो मोदी की है, जो भगत सिंह मोदी के जो हिंदुत्व की ज़ुबान है वही उनकी ज़ुबान है। यूट्यूबर्स भी हैं, एक सियासी जमात के लीडर्स भी हैं। ये क्या मसला है, मुझे इस मसले को समझाएंगे? मैं समझ चाहता हूँ ये साइकी है, ये डीएनए में प्रॉब्लम है या कुछ नमक में प्रॉब्लम है? ना ये साइकी है, ना डीएनए में प्रॉब्लम है, ना ही नमक में प्रॉब्लम है। ये इनको एक मिसलीड किया जा रहा है। मैं इन सबसे ना एक सबसे पहले ये क्वेश्चन करूंगा कि जी आज से 10-12 साल पहले ये किस जमात में थे? क्या ये उस वक्त पीटीआई में थे, नून लीग में थे, या पीपल्स पार्टी में थे? और आज के 10 साल बाद वो कहाँ पे होंगे? क्या आज से 10 साल पहले कि कभी दूसरी जमात में थे, उन्होंने ये हरकतें की हैं? नहीं की है। मसला अफसार भाई ये आ जाता है कि जो हमारे कुछ बाहर लोग ये बैठे हुए हैं। सवाल फिर मेरा वही है ना कि उन सियासी जमातों ने नहीं की थी, ये क्यों कर रहे हैं आप थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हाथ हल्का रख रहे हैं। कुछ ना कोई मसला तो इस क्लास में अलग से है ना। इनको यहाँ बनाया गया, इनको निवाले इनके मुंह में डाले गए सरकारी पैसे से, सरकारी इदारों ने इनको खड़ा किया, तैयार किया, बनाया। ये जिस थाली में खाया उसी में इन्होंने छेद कर दिया। मैं तो ये साइकी समझना चाहता हूं, ये नेचर है क्या है ये? देखिए ये जो साइकी या नेचर जो है ना, ये जो हमारी जो एक पाकिस्तान में एक जो कौम पूरी तरीके से बन ही नहीं सकी है। हम इतने डिवाइडेड हैं कि मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं आपको कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया इंडिया पे जिसमें मैंने यही लिखा कि गोदी मीडिया के बारे में कि वो इतना बोलते रहते हैं कि जी तुम्हारा डॉग डॉग है और हमारा डॉग टॉमी है। तो जब मसला ये आ जाता है अफसार भाई कि जब आप ये देखते हैं कि जी मुझे ये चीज नहीं मिल रही, मेरी मर्जी के फेवर, मेरी फेवर में ये बात नहीं जा रही, तो मैं क्यों मानूं?
दूसरा ये सबसे बड़ा इनका मसला यही है कि ये इनके ना कोई पाकिस्तान में एसेट है, ना इनकी कोई पाकिस्तान में कोई फैमिली है, ना इन लोगों का कोई पाकिस्तान से इन्होंने आना जाना है। वो पीछे बैठ के इनको इस तरीके से पुश करते हैं यही यूट्यूबर्स को, और यूट्यूबर्स के पास और कोई इनकम का कोई चारा नहीं है, कोई है नहीं है। इनमें कुछ प्रोफेसर्स भी हैं, कुछ मोबाइल चोर भी हैं, ये सारे बैठ के ना बाहर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। क्या ये मुहिब्बुल वतन अच्छा, पाकिस्तानी है? ठीक इन्होंने क्या ठीक नमक खाया पाकिस्तान आपने का? खाया है, इन्होंने खाया भी है। इन्होंने पाकिस्तान का हराम का नमक खाया है। सरकारी इदारों का पैसा इनके ऊपर लगाया गया, टैक्स पेयर्स का पैसा इनके ऊपर लगाया गया। मेरा सवाल ये है कि आपने मोबाइल चोर की बात की, मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं नाम लूंगा, इमरान रियाज ने ट्वीट किया, साबिर शाकिर ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान अमेरिका को मिलिट्री बेसिस दे रहा है। वो ट्वीट जब फैल गया पूरी दुनिया में, इंडियंस ने उठा के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, तो उन दोनों ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। मुझे बताएं कि ये जिन पाकिस्तानी अफसरों ने इनको बनाया था, आप कह रहे हैं ना कि इनका नमक तो उन्हीं के हाथ से गया ना, तो ये किसका कसूर है? उन्होंने जिन्होंने यहाँ से बना के इनको बाहर भेजा, उनका कसूर है या इनका अपना कसूर है? और इनके पीछे पीटीआई के लोग क्यों लगते हैं? क्या उन्हें ये सब नजर नहीं आता कि जंग के वक्त तो सब इकट्ठे होते हैं, ये इकट्ठा क्यों नहीं होने दे रहे कौम को? और ये इनको स्पॉन्सर कौन करता है, कौन इनको फंड करता है? देखिए, ये बड़ा एक लंबा सा सवाल है, तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं इसको पूरे आपको जवाब देता हूँ। इनको जब बनाया गया, ये तो खैर मुझे नहीं पता कि किसने बनाया, कैसे बनाया या क्यों बनाया। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि हाँ, चले आपको पता है, खैर मुझे नहीं पता, तो अलाउ मी टू। मफाद परस्त लोग थे, हर जगह होते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो हर जगह होते हैं, हर कौम में होते हैं, अमेरिका में भी हैं, ब्रिटेन में भी हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मुल्क से गद्दारी करना शुरू कर दे या अपने मुल्क के खिलाफ बातें करना शुरू कर दे। ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि जो हमारा डीएनए है ना, वो इतना ये स्पेशली इन लोगों का इतना गंदा हो चुका है कि इनको ये भी नहीं नजर आ रहा कि हम एक दुश्मन मुल्क की हेल्प करते जा रहे हैं। और डेफिनेटली इनकी जो फंडिंग हो रही है वो एक दुश्मन मुल्क से ही हो रही है। जंग के दिनों में भी इन लोगों ने इस तरीके से किया। अगर आप इमरान रियाज, तो फिर आप लोग वहां इनको शर्मिंदा क्यों नहीं करते? आप लोग वहां इनको शर्मिंदा क्यों नहीं करते? आप लोग कहते क्यों नहीं इनके मुंह पे? इनके पीछे खड़े होते हैं, ये इन लोगों की औकात जो है हम सबको पता है, इनके पीछे खड़े होते हैं वहां पे। इनको आप लोग इनका शीशा क्यों नहीं दिखाते, आईना क्यों नहीं दिखाते इनको? सार भाई, मुझे भी थोड़ी सी बात करने दें। देखिए, मैं अकेला खड़ा हूं जी, मैं इन सब के साथ लड़ रहा हूं। अच्छा, इन लोगों को यही है कि जी हम जी ट्रोलिंग करेंगे सोशल मीडिया पे जाके और लोग आगे से डर जाएंगे। मैं इनको ओपनली चैलेंज कर चुका हूं, जो करना कर लो आके, जो मेरा उखाड़ सकते हो उखाड़ो आके, मैं खड़ा हूं ना, आए तो सही ना। ये इतने डरपोक हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे बातें कर सकते हैं। और जो हमारे लोग हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक आदमी है, उसने परसों जो है ना अपने फेसबुक पे लगाया कि जी मैं उधर गया था और जी मेरे फेवर में काफी सारी बातें हुई हैं, विदाउट गोइंग इनटू टू मच ऑफ ए डिटेल। और भाई, तुम्हें कोई टेलीग्राम उधर आई है, तुम्हें कोई पता चला है, कोई मीडिया पे तुमने पकड़ा है? ये सिर्फ एक जो है ना वो करते हैं कि एक फितना फैला रहे हैं। ये सारे फितने बाहर बैठे हुए हैं। अब अगर देखा जाए, इनके अगर जो फॉलोअर्स भी हैं, मैं सबसे पहले जो है ना ये मोबाइल चोर की ही बात कर लेता हूं। इसके जो फॉलोअर्स है, अगर 2.5 मिलियन के करीब फॉलोअर्स है ट्विटर पे, तो उसके 4 किसी के आगे से फॉलोअर है, किसी के 5 फॉलोअर है। ये सब इन्होंने ना वो बॉट्स बनाए हुए हैं ताकि ये ना एक कमाई कर सके। इनके पास कमाई का और जरिया ही नहीं है। ये जितना बकवास करेंगे, जितना गंद उगलेंगे, तो इनको बेसिकली उतनी ही इनके व्यूज बढ़ेंगे। उसी व्यूज की ये कमाई खा रहे हैं। ये लोगों को भी तो ये सोचना हराम तो इनके ना खून में शामिल हो चुका है ना। जी, तो लोगों को अब आ जाते हैं कि जी हमारे लोग इनको क्यों सपोर्ट करें। ठीक है, हाँ ये बात सही है, हम लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और वक्त हो हमारे आज के एडिटोरियल का कि मगरबी मीडिया फिर नेतन्याहू का पूडल और वही गलती जो इराक के जंग के दौरान की गई थी, ईरान के सिलसिले में भी वही गलती की जा रही है। आज ही सीमोर हर्ष का एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो 2 हफ्ते तक हमला नहीं करेंगे ईरान पे, लेकिन सीमोर हर्ष ने ये कहा है, जो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि
हो सकता है इस वीकेंड पे अमेरिका हमला कर दे, और अमेरिका हमला अगर करेगा तो किस हथियार से करेगा? वो करेगा GB-57 जो कि बंकर बस्टर है, 20,000 पाउंड का वो बम है और उस 30,000 पाउंड का, और उसके ज़रिए वो उस फर्दो जो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको तोड़ना चाहता है। उसका कितना नुकसान होगा ये अभी देखना है। लेकिन इसके बावजूद कि तुलसी गैबर्ट जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की सरबराह है अमेरिका की, उसने कह दिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कल कहा है कि ईरान, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन फिर भी ये मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, देखते हैं क्या होता है। इस वक्त इजाज़त, खुदा हाफिज़।